हेलो, क्या बात है, मॉडर्न ड्रेसेस। भाभी, लगता है कि आप चारों बहुत ही खुली सोच की हो। हाँ बिल्कुल, 2025 चल रहा है। अभी भी क्या लड़कियां पेट तक घूंघट करके रिश्ते वालों के सामने जाएंगी? तुम लड़कियां एकदम मुझे देखते ही बिल्कुल मेरे बेटों के लायक लग रही हो। मॉडर्न, स्टाइलिश, अमीर साड़ी ही खूबियां हैं तुम्हारे अंदर। मेरे घर में वैसे मेरी एक बहू और है, लेकिन वो जरा भी मेरे घर की नहीं लगती है। कैसी है वो? क्या वो आपके सबसे बड़े बेटे की पत्नी है? हाँ, उसी की है। मेरी तो मर्जी नहीं थी कि उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवानी, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी मुझे करवानी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा नहीं माना। लेकिन मेरे छोटे बेटे समझदार है, उन्होंने तुम्हें चुना। बिल्कुल भाभी, बड़े भैया की पसंद अगर आप देख लोगी ना तो आप कहोगी कि ये कौन भिखारिन है, और इसीलिए हम उनको यहाँ नहीं लाए। उसकी तो शक्ल पर भी रौनक नहीं दिखती, ना जाने कैसी है। एक तरफ ज्वाला उर्वशी की इस तरह से बुराई कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उर्वशी का कुछ ऐसा हाल था। हे भगवान, मेरे तो शरीर की जान सी निकली जा रही है। अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और ठंड भी बहुत लग रही है। माँ जी आकर वैसे तो मुझे बहुत डांटेंगी, लेकिन मैं और घर के काम नहीं कर सकती हूँ। उर्वशी को सर्दी बुखार हो गया था। वो कैसे कैसे अपने कमरे तक गई और उसने अपनी सबसे मोटी रजाई को ओढ़ लिया। ऐसे ही उस पर जितने भी कंबल, गरम और चादर थी, वो उन सभी को ओढ़ ओढ़ कर लेट गई, और इतने सब के बाद भी वो ठिठुरने लगी। अचानक से मुझे इतनी सर्दी कैसे लगने लगी? ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा खेल ही खत्म होने वाला है। उर्वशी को बहुत देर तक जाड़ा चढ़ता रहा। वहीं दूसरी तरफ रानी और ज्वाला उर्वशी की हालत से अनजान सुरेश, राघव, राम और ऋषि के लिए लड़कियां पसंद कर रही थी। देखो रेखा बहन और सुरेखा बहन, मुझे तुम दोनों की ही बेटियां अपने बेटों के लिए पसंद आ चुकी हैं। सच में तुम्हारी चारों ही बच्चियां देवी लग रही हैं। मेरी तरफ से इन चारों के लिए ही हाँ है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, सच्ची। ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। रेखा और सुरेखा ने रानी और ज्वाला का मुंह मीठा करवाया, जिसके बाद वो दोनों वहां से लौट गईं। घर में उर्वशी की तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए घर का काम पूरा नहीं हुआ था। देखो माँ, हम वहाँ कितनी देर बैठा है, लेकिन अधमरी उर्वशी भाभी से अभी तक घर के काम ही नहीं हुए। है कहाँ ये उर्वशी कामचोर? जरूर अपने कमरे में ही होगी, अभी बताती हूँ इसको तो मैं। ज्वाला ऐसे बोलकर उर्वशी के कमरे में गई, जहाँ उर्वशी बुखार में तप रही थी। क्यों री कामचोर, तुझे क्या लगा तू ऐसे बीमार होने का नाटक करेगी तो क्या मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? सजा तो मैं तुझे दूंगी। तूने घर के मेरे बताए हुए काम क्यों नहीं निपटाए? अरे माँ जी, मुझे सच में जाड़े से बुखार हो गया था, इसीलिए मैं काम नहीं कर पाई। अच्छा, हम आपको सही छोड़ कर गए थे और आपको लगता है कि हम आपकी बातों में आ जाएंगे? चलो उठो, बहुत हो गया नाटक। दोनों सास और नंद को अपनी बहू उर्वशी पर जरा भी तरस नहीं आता था। आज भी बीमार उर्वशी को सभी ने नजरअंदाज किया और उससे घर के सारे काम करवाए। ऐसे ही देखते देखते महीनों का समय गुजर गया, और वो दिन भी आया जब उर्वशी के चारों देवर अमेरिका से इंडिया आए और उनकी शादी हुई। आज उर्वशी की देवरानियों का अपने ससुराल में पहला दिन था, जिसके लिए वो चारों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो चारों ही तैयार होकर सभी के साथ नीचे आई हुई थी। वैसे माँ जी, हमारे ससुराल का घर भी बिल्कुल इतना ही बड़ा है जैसे कि हमारा मायका है, सच्ची। हाँ हाँ, होगा कैसे नहीं, टक्कर के जो है मायका और ससुराल। ये नालायक उर्वशी कहाँ है? इससे बोला था मैंने कि नाश्ता बना ले। उर्वशी? कौन उर्वशी? हमारी भाभी। हाँ, तुम्हारी भाभी। माँ जी, ये लीजिए नाश्ता ले आई, ये लीजिए, सभी नाश्ता कर लीजिए। अरे भाभी, आप हम सभी का नाश्ता बना रही थी और हमें मालूम भी नहीं था। आप तो पूरी कांप रही हो, आप यहाँ बैठो। अरे इसकी क्या ये नई बात है? ये तो ऐसे ही कांप कांप कर दिखाती है। तुम लोग इसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम लोग नाश्ता करो, फिर तुम्हें अपनी पहली रसोई भी बनानी है। ज्वाला की बात सुनकर चारों नई बहुएं नाश्ता करने को बैठ गईं और उर्वशी बेचारी कांप कांप कर ही झाड़ू पोछा करने लगी। चारों देवरानियों को अपनी जेठानी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसी कुछ देर के बाद चारों बहुएं अपनी पहली रसोई बनाने को गईं, जहां उर्वशी ने उनकी मदद करवाई। देखो, तुम लोगों को अगर चावल बनाने हो तो ये रहा चावलों का भगोना। चलो मैं इनको धो देती हूँ। नहीं, रहने दो भाभी, आप क्यों पानी में हाथ डाल रही हो? आपकी तबीयत सही नहीं है और वो दिखाई भी दे रहा है, तो फिर आप मत करो ये काम। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं ही तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ है और हमारे घर में कैसा खाना खाया जाता है। उर्वशी ने अपनी चारों देवरानियों को साइड किया। उसकी अच्छी आदत ने उसकी चारों देवरानियों का दिल जीत लिया था। कुछ ही दिन में उर्वशी की मदद से चारों देवरानियों का खाना भी बन गया और उन्होंने वो खाना सभी को खिलाया। सभी ने चारों बहुओं की ही तारीफ की और उन्हें शगुन दिया। बेचारा उर्वशी पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। अरे बाबा और माँ, अगर ये खाना अच्छा बन पाया है तो उसके पीछे की वजह बस भाभी है, वरना हम ऐसा खाना कभी भी नहीं बना पाते। अच्छा, तब तो फिर शगुन की हकदार उर्वशी भी है।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस गरीबजादी को कोई भी कैसा भी शगुन नहीं देगा, और ये बात मैं बोल रही हूँ। क्यों माँ, ऐसा क्यों? हाँ माँ, अगर खाना भाभी ने बनाया है शगुन की तो हकदार वो भी है ना। लेकिन आज पहली रसोई तो दूसरी बहुओं की थी ना, तो आज का दिन तो इनका ही स्पेशल रहना चाहिए था ना, इसीलिए आज बस इन्हें ही शगुन मिलेगा। ज्वाला ने बड़ी ही चालाकी से उर्वशी को तोहफा न मिलने से रोक दिया। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और अब सभी बेटे वापस से अमेरिका ही चले गए थे और अब घर में बस ज्वाला, रानी और 5 बहुएं थी। ज्वाला अभी भी उर्वशी से रूखा बर्ताव करती थी और उसी से वो घर के सारे काम भी करवाती थी। ऐसे ही आज के दिन उर्वशी ठिठुरते हुए बर्तन धो रही थी। मेरे हाथ तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहे हैं, क्या करूँ, पानी ओले जैसा ठंडा है। अरे भाभी, तो आपसे बोला किसने कि आप इस ओले जैसे पानी से बर्तन धो? घर में गीजर नहीं है? नहीं, घर के पानी के काम मेरे ही जिम्मे थे, तो माँ जी ने कभी गीजर वीजर जैसी चीज का सोचा भी नहीं। क्या मतलब कि पाले की सर्दी में भी आप बिना गीजर के ठंडे पानी से ही काम करती हो? हाँ, दिक्कत तो होती है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। चलो तो चलो, अब आप हटो, मैं ये बर्तन धो दूंगी और आप जाकर आराम कर लो। अरे ओ बहू, इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस सबके काबिल भी नहीं है। तुम लोग बस अपना आराम देखो, इसकी चिंता मत करो। ज्वाला ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन हेमा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हेमा ने उर्वशी को काम पर से हटाया और वो खुद बर्तन धोने लगी। ऐसे ही अब देवरानियां आने से उर्वशी को काफी सहारा लगा था। वो उसके कामों को कर दिया करती थी, जो कि उर्वशी को करने में दिक्कत होती थी, और वो उसके लिए बाजार से चीजें भी खरीद कर लाती थी। रिधिमा भाभी, देखो ये जैकेट कितनी अच्छी लग रही है ना, और काफी गर्म भी है। चलो उर्वशी भाभी के लिए ले लेते हैं, उन्हें काफी ज्यादा सर्दी भी लगती है, तो ये उनके हिसाब से अच्छी है। ठीक है, तुम ये जैकेट ले लो और मैं एक अच्छी सी शॉल ले लेती हूँ। दोनों ही चीजें उर्वशी भाभी के लिए परफेक्ट है। रिधिमा और राधा ने जैसे प्लानिंग की थी वैसे उन्होंने शॉपिंग की और वो उर्वशी के लिए शॉपिंग करके घर को लौट आई। जहां सामान देखते हुए रानी बोली, भाभी ये इतना प्रीटी सा जैकेट किसके लिए है? मेरे लिए नहीं, ये तो मैं उर्वशी भाभी के लिए लाई हूँ। उर्वशी भाभी के लिए? तेरा दिमाग तो सही है ना? माँ जी, उर्वशी भाभी को बहुत सर्दी लगती है, और तो और उस सर्दी को रोकने के लिए उनके पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है, इसीलिए हम ये ले आए। उसको इतने गर्म कपड़ों की जरूरत भी नहीं है, समझ आया? माँ जी, उर्वशी भाभी भी तो इंसान ही है ना, उनसे जलना छोड़ दो। दोनों बहुओं ने अपनी सास की जलन को एक तरफ रखा और उन्होंने उर्वशी को अपनी तरफ से तोहफा दिया, जिससे कि उर्वशी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। वाह, ये इतनी सुंदर शॉल और जैकेट मेरे लिए, लेकिन मेरे पास इनके पैसे अदा करने को कुछ नहीं है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? हम आपको ये सब पैसों में देंगे? तो फिर क्या ये मेरे लिए तोहफा है? तुम मेरे लिए तोहफा क्यों लाई? अगर माँ जी ने देख लिया तो? माँ जी को हम दिखाते हुए ही आए हैं, अब डरना बंद करो और ये रख लो। रिधिमा की बात को सुनकर उर्वशी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसने अपनी देवरानियों के लाए हुए तोहफे को खुशी से अपनाया। ऐसे कुछ दिन और सिलसिला चला। चारों बहुओं को दिखाई देता था कि ज्वाला का रवैया उर्वशी के साथ अच्छा नहीं है। ऐसे ही आज के दिन। तुम चारों से इसीलिए मना किया था मैंने उसे सर पर चढ़ाने को। कर देती हो ना तुम उसके हिस्से के काम भी खुद ही। तो अब महारानी वो कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गई है। देखो 10 बज गए लेकिन अभी तक वो उठकर नहीं आई हैं। माँ जी बस करो, भाभी ऐसी नहीं है कि वो काम से बचने को कमरे में पड़ी रहे। जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। अगर वो अभी तक नहीं उठी है तो हम जाकर देखते हैं। हाँ जाकर देखो, मैं तो तुम्हें गलत ही लग रही हूँ उस इंसाफ की देवी के आगे। तो ठीक है, जाकर देखो कि वह क्या कर रही है। ज्वाला की बात सुनकर चारों देवरानियां उर्वशी के कमरे में पहुंची, जहां उर्वशी बेड पर लेटी हुई थी। अरे हेमा, राधा, रिधिमा और ज्योति, तुम लोग, मुझसे तो आज बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा। मेरी मदद कर दो ना उठने में। हाँ हाँ जरूर भाभी। चारों बहुओं ने जैसे उर्वशी को सहारा लगाया तो उर्वशी का शरीर उनको बहुत ही गर्म महसूस हुआ। अरे नहीं भाभी, आप तो तवी की तरह तप रही हो। हाँ, कुछ पता चला कि मैडम क्यों नहीं उठ रही थी? माँ जी चुप कीजिए, भाभी को बहुत तेज बुखार है, आपको डॉक्टर को फोन करना चाहिए। अरे बुखार बुखार नहीं है, सब इसके नाटक है। इसको अकेला छोड़ दो, अभी नीचे आ जाएगी। जैसे इसको हर थोड़े दिन में मरी आती है वैसे ही कोई मरी आ गई होगी अभी भी। माँ जी इनको ऐसे ही हर थोड़े थोड़े दिनों में होता है। भाभी इतनी कमजोर भी लगती है, लेकिन फिर भी आपने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, क्यों? इसने मुझे कुछ दिया है जो मैं इसके ऊपर ध्यान दूं? आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। माँ जी हद हो गई आपसे। आप पैसों और दहेज की इतनी भूखी हो कि जो बहू आपकी बांधी बनी रहती है आपको वो दिखाई नहीं देता। बस वो क्या लाई है और क्या नहीं लाई है ये दिखता है। ज्वाला की बातें सुनाकर बहुओं ने डॉक्टर को घर बुलाया, जो कि उर्वशी को दवा देने के साथ साथ उसका ब्लड भी लेकर गया।
भाभी आपके शरीर में कोई तो बीमारी पड़ रही है, वरना ऐसे बार बार बुखार और इतनी सर्दी लगना कॉमन नहीं है। अब आपका चेकअप हो जाएगा तो पता चलेगा कि आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको क्या दिक्कत बन रही है। चारों देवरानियों को अपनी जेठानी की बड़ी परवाह थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसका चेकअप करवाया और अगले दिन रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर सभी घर वाले चौंक गए और चारों देवरानियों को अपनी सास के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उर्वशी की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा खराबियां आई थी। खून भाभी का बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मतलब उसमें ताजगी नहीं है। दूसरा, खून की कमी भी बहुत ज्यादा है, और तो और भाभी की प्लेटलेट्स भी बेहद ही लो हैं, जिसकी वजह से बार बार बीमार पड़ती हैं। क्या कहा, इतनी परेशानियां? माँ जी, आपकी बहू आपके घर में कब से है, लेकिन आपको उस पर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है क्या? आपने भाभी की क्या से क्या हालत कर दी है। इसमें मेरी क्या गलती है? यही है दुनिया भर की अधमरी। ज्वाला को अभी भी पछतावा नहीं था, लेकिन उसकी ये बात चारों देवरानियों को चुभ गई। और ठीक है माँ, अगर यही बात है तो फिर हम ये रिपोर्ट अब सुनील भैया को भेज रहे हैं। आपको जब भाभी की कोई फिक्र नहीं है तो अब इनके पति ही कुछ करेंगे। ज्योति ने ऐसे बोलकर रिपोर्ट को सुनील के सेंड कर दिया। सुनील ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत की रिपोर्ट देखी तो वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया, और अगले ही दिन वो अपने भाइयों के साथ इंडिया आ गया, जहां उन्होंने आकर ज्वाला पर बहुत गुस्सा किया। मां, हद हो गई, आपको कभी उर्वशी की हालत नजर नहीं आई? क्या आप ये सारे टेस्ट उसके पहले से करवा लेती? क्या से क्या हो गया है मेरी पत्नी? नहीं जेठ जी, माँ जी को कहाँ दिखाई देगा, क्योंकि भाभी तो इनके लिए कुछ लाई नहीं थी ना। हाँ, तो अगर ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं उर्वशी को लेकर अमेरिका जाऊंगा, वो भी आज के आज। और माँ, हम भी अपनी पत्नियों को यहाँ नहीं रखेंगे। चलो सभी जाने की तैयारी करो। ज्वाला चाहकर भी अपनी हरकतों की वजह से अपने बेटों को नहीं रोक पाई। उसके पांचों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ विदेश को लौट गए और अपनी खराब आदत की वजह से ज्वाला अकेली रह गई।